हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। पहला ही चैप्टर इसमें जो है उसको हम देखने जा रहे हैं जो रियल नंबर्स से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दो चीज़ें इसमें आपको स्टडी करनी होती हैं। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये दो चीज़ें आपको समझनी होती हैं। चिंता मत कीजिए, ये बड़े बड़े वर्ड्स अगर आपको डरा रहे हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये डेली लाइफ में जो आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते आ रहे हो ना, उसी से रिलेटेड है। बहुत ही शांति से आप इसको सुनिएगा, कॉपी पेन नीचे रख करके। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में आने वाला नहीं है और जो आप कर नहीं रहे हो अभी तक, ठीक है? इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफाइन की गई हैं इसी चैप्टर में, जैसे रियल नंबर्स क्या हैं, ठीक है? रियल नंबर्स आपने पिछले ही क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ होते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है? नंबर लाइन पे कुछ होते हैं रेशनल नंबर्स और कुछ होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है? कुछ रेशनल नंबर्स होते हैं रियल लाइन पे और कुछ इर्रेशनल नंबर होते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? ये होती है 0 से लेकर के 1, 2, यहाँ पे आप चलते जाओ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये पीछे की डायरेक्शन होती है नेगेटिव, राइट? तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, ऐसे करके आप पीछे की ओर चलते हो तो माइनस में आते हैं और आगे प्लस में आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जैसे 1 और 2 के बीच में, अगर हम 1 और 2 के बीच में तो देखें अगर, तो 1/2, 1/10, 1/100, 1/1000, ये क्या हैं? ये 1 और 2 के बीच में ही नंबर हैं, ठीक है? 1/2 ये 0.5 हो जाएगा, ये 1 से पहले आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में 1/2, 1/10, 1/100, राइट? 1/1000, ये कई नंबर हो सकते हैं। इनमें से कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि रेशनल होते हैं और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि इर्रेशनल होते हैं, ठीक है? इन दोनों को मिला करके, यानी 2 नंबर्स के बीच में, 0 और 1 के बीच में इनफ़ाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, बहुत से नंबर्स हो सकते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किससे डिवाइड करोगे, 1 बाई कितना बड़ा ले लोगे, 1000 या 1 लाख, 2 लाख, कितना भी लेते चले जाओगे तो वो सारे नंबर्स 0 और 1 के बीच में ही फ़ॉल कर रहे होंगे। भले ही डेसिमल में होंगे लेकिन वो 0 और 1 के बीच में फ़ॉल कर रहे होंगे। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में जैसे 3/2 कर दिया, 3/100 कर दिया, ठीक है? 3/200 कर दिया, तो ये सब 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं। 3/2, 3/100, 3/200, तो ये जितने भी नंबर हैं 3/2, 3/100, 3/200, ये सारे नंबर्स, इनमें से कुछ रेशनल हैं और कुछ इर्रेशनल हैं। मैं रेशनल और इर्रेशनल कैसे होते हैं, कैसे पता किए जाते हैं, वो अभी नहीं बता रहा हूँ। पिछले क्लास में आपने रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा होगा और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में भी थोड़ा-सा पढ़ा होगा, राइट? उन दोनों को मिला करके 2 नंबर्स के बीच में नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको P बाई Q के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, जैसे 1/3 इसके फॉर्म में दिखाया जा सकता है 1/3 को, इसलिए ये रेशनल नंबर है। वो नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में नहीं दिखाए जा सकते और Q 0 के बराबर नहीं है, राइट? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट? P बाई Q के फॉर्म में दिखाया जा सकता है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, देन वी से कि वो नंबर क्या है? वो रेशनल नंबर है। लेकिन P बाई Q के फॉर्म में दिखा भी ना पाओ और इसमें या फिर ये गड़बड़ हो, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है, तो वो नंबर क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। तो दोनों ही नंबर के कलेक्शन को, रेशनल और इर्रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है? और उसका जो रियल नंबर को जो डिनोट करते हैं हम, जो रियल नंबर का जो कुनबा है, जो परिवार है, उसको हम डिनोट करते हैं R से, ठीक है? R से दिखाते हैं हम रियल नंबर्स को, ठीक है? अब नंबर लाइन पे कुछ नंबर पॉज़िटिव हैं, कुछ नंबर नेगेटिव हैं, तो अगर आपको पॉज़िटिव रियल नंबर दिखाने हैं, तो R पॉज़िटिव से दिखाते हो, पॉज़िटिव रियल नंबर। और अगर आपको नेगेटिव नंबर्स की बात करनी है, सारे नेगेटिव नंबर्स की बात करनी है, देन वी से नेगेटिव रियल नंबर्स आर नेगेटिव से दिखाते हैं आप उसको, ठीक है? आपकी बुक में नहीं दिया होगा बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। आई होप कि आपको रियल नंबर की डेफिनिशन पता चल गई होगी। कोई पूछेगा तो आपको बतानी पड़ेगी कि रियल नंबर क्या होते हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। नाउ लेट अस कम टू आवर ओन टॉपिक, जो कि इसमें हमें डिस्कस करना था, और वो टॉपिक क्या था? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है? ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके लिए हम आपको एक डिवीज़न करके दिखाते हैं। सपोज़ 3 है और आपने डिवीज़न किया 29 का, राइट? तो कितना गया? 3 9 ज़ा 27,
और 9 में से 7 गया, 2 बचा, राइट? अब ध्यान से देखिएगा, इस 2 को आप लिखिए P, इस 9 को आप लिखिए Q, राइट? और इस 29 को आप लिखिए N, ठीक है? इसको N से डिनोट कीजिए, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको P से डिनोट कीजिए, और जितनी बार इसको आपने डिवाइड करने पर जितनी बार डिवीजन गया है, जितनी बार आपका भाग गया है, उसको आप Q से डिनोट कीजिए, और ये जो R है, जो रिमाइंडर आ रहा है, उसको R से रिप्रेजेंट कीजिए। तो आपको 4 यहाँ पर सिंबल्स मिल गए, PNQR। N क्या है? वो नंबर जिसको डिवाइड किया जा रहा है। P क्या है? जिससे आपने डिवाइड किया। Q क्या है? जितनी बार डिवीजन करने पर जितनी बार में भाग गया, उसको क्या दिखाया गया है? Q। और जो रिमाइंडर है वो R दिखाया गया है, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो N यानी 29 किसके बराबर है? P इंटू क्यू, यानी कि 3 इंटू 9 प्लस R प्लस 2, राइट? यही तो है, 29 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 2। तो यही जो डिवीजन आप करते हो ना, यही यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम है। तो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम ये कहता है कि फॉर एनी नंबर, ठीक है, फॉर एनी नंबर, ये आप बुक में देख सकते हैं, यही डिफिनीशन आपकी दी हुई है, फॉर एनी नंबर n, कोई भी नंबर n जो हमने लिया है, देयर एग्जिस्ट, किसी भी नंबर n के लिए दो नंबर्स और एग्जिस्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट p एंड q such that p, q and r, p, q and r, such that n is equal to p into q plus r, where r is greater than equal to 0, राइट? r 0 नहीं हो सकता, या तो उससे बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, राइट? तो डिवीजन करने पर या तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, या 0 से बड़ा आ सकता है, राइट? तो ये चीज़ होती है। यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम है जो कि यूक्लिड ने दिया है। जो आप रोज डेली लाइफ में डिवीजन कर रहे हो ना, उसी को बस मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है, और कुछ नहीं है। और ये पी एंड क्यू, दे आर यूनिक। किसी भी एन के लिए पी एंड क्यू आर यूनिक। यूनिक मीन्स इनके अलावा कुछ और नहीं होगा। जब आप 27 को डिवाइड करोगे ना 3 से, तो 3 से जब डिवाइड करोगे तो ये जो 9 है ये यूनिक आएगा, और ये 3 जो डिवाइड कर रहे हो ये भी आपने यूनिक लिया है। तो ये अगर आपने कोई वैल्यू ली है यूनिक, तो जो वैल्यू आपने यूनिक ली है उसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू भी यूनिक होगी, और उसके अलावा एक रिमाइंडर आएगा। तो यूनिक वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं पी एंड क्यू के फॉर्म में। फॉर एनी नंबर क्यू, फॉर एनी नंबर एन देयर एग्जिस्ट पी क्यू एंड आर, ठीक है, सच दैट एन इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम है। कोई पूछे कि क्या है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, यू कैन राइट इट दिस वे। अब हम आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक था दूसरा वाला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? ये कहता है कि अगर हम किसी भी नंबर को डिनोट करें जो कंपोजिट नंबर हो, कोई भी नंबर हो जो कि कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे पहले कंपोजिट नंबर समझ लीजिए, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर पे ही डिफाइन है फंडामेंटल थ्योरम। एक होता है प्राइम नंबर, और एक होता है कंपोजिट नंबर। तो पहले प्राइम और कंपोजिट समझ लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है आपने पढ़ा होगा, बट स्टिल लेट मी रिमाइंड यू अगेन। प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे 7 है, जैसे आपका 3 है, जैसे आपका 11 है। ये नंबर क्या है? या तो ये 1 से डिवाइड हो सकते हैं, अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो 1 7 जा 7, और ये पूरे डिवाइड हो जाएंगे। या तो ये 1 से पूरे डिवाइड हो सकते हैं, या फिर खुद अपने आप से पूरे डिवाइड हो सकते हैं। 7 1 जा 7, एंड कंप्लीट डिवीजन हो गया, राइट? तो वो नंबर्स, all those numbers which can be divided by themselves or one, they are known as the prime number, ठीक है। दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर के केस में जब आप बात करते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स आर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्राइम नंबर्स। जैसे आप बात करें 12 की, तो 12 को आप कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, राइट? 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? जो भी इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है वो सब यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। 3 इंटू 4 लिख दिया, 6 इंटू 2 लिख दिया, राइट? ये सारे के सारे, यानी कि 1 से डिवाइड डिवाइड किया जा सकता है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 4 से डिवाइड किया जा सकता है, राइट? और उसके अलावा 6 से डिवाइड किया जा सकता है, और 12 से भी, 12 अपने आप को डिवाइड कर सकता है।
तो ये वो सारे नंबर हैं जो कि 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका डिवाइडर एक के अलावा भी कोई और हो, राइट? जैसे एक तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी 2, 3, 4, 6 और 12, ये इन 4 नंबर से भी ये डिवाइड हो सकता है, राइट? तो ये जो नंबर है 12, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स, ठीक है? जैसे 12 की बात ले लेते हैं, 12 की, तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 हमने लिखा, तो इट बिकम्स 2 इंटू 2 इंटू 3। आपने देखा, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, राइट? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 जब आपने किया, तो 2 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। ये 2 अगेन ये प्राइम नंबर है, और ये 3 अगेन ये प्राइम नंबर है। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। प्राइम नंबर के पावर्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। कैसे? जैसे ये 2 अगर 2 बार आपका मल्टीप्लाई हुआ, तो हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट? 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1, ऐसे ही तो दिखाएंगे। तो कोई भी नंबर हो, दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर हो, वो हमेशा प्राइम नंबर के पावर्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर होगा, राइट? आपने जैसे ले लिया एक 25 जैसे ले लिया। 25 में क्या है? 5 इंटू 5, ठीक है? बस यही मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। उसके अलावा आप ले लीजिए 108, तो ये कितना होता है? कोई भी डिवीजन करके देखिए इसका। 9 इंटू 12, 12 इंटू 9, यानी कि 108 आएगा, 108 आएगा। अब इसको क्या कीजिए? 3 इंटू 3 इंटू क्या कीजिए? 12 को भी अगर आप देखें, तो 12 क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 2, राइट? 2 इंटू 2 इंटू 3 कर दीजिए, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो सारे 2 को इकट्ठे कीजिए, तो 2 कितने बार आया? 2 बार, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3, राइट? 2 क्या है? प्राइम है, 3 क्या है? प्राइम है। तो जितने भी नंबर हैं, जो कंपोजिट नंबर हैं, वो हमेशा प्राइम नंबर्स के पावर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है, वो हमेशा प्राइम नंबर्स के पावर्स की, ये प्राइम नंबर की पावर ली और इसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया। तो कोई दुनिया में ऐसा नंबर नहीं है कंपोजिट नंबर, जिसको इस तरीके से, यानी प्राइम नंबर्स के पावर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है? 250 ले लिया हमने, ठीक है? 250 में आपने देखा ये कितना होगा? 2 इंटू 125 हो गया। इसको और थोड़ा तोड़िए, 2 इंटू 5 इंटू 25 हो गया। 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हुआ? तो अब क्या हो गया? 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। सो कोई भी कंपोजिट नंबर आप देख रहे हैं, हमेशा वो प्राइम नंबर्स के पावर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही दिखाया जा सकता है, कोई भी, ठीक है? यही क्या है? यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, और कुछ नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही है कि एनी कंपोजिट नंबर जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? इसको अपनी लैंग्वेज में आप खुद इंग्लिश में आर्टिकुलेट करके लिखिएगा। समझाना मेरा काम है, समझाना समझा मैंने आपको दिया है। किताब में आपको इसकी डेफिनिशन लिखी हुई मिल जाएगी। आप चाहे उसको रटें, या फिर आप जो है समझ चुके हैं तो अपनी लैंग्वेज में लिखें। आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, लिख करके देखें कि आप कैसे लिखते हैं इस बात को, जो बात आपने समझी है। ठीक है? तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखूँगा नहीं। फॉर एनी कंपोजिट नंबर व्हिच exists, it can always be represented in the form of the multiplication of the powers of the prime numbers। ठीक है? दोबारा से रिपीट करके सुन लेना, ठीक है? अगर आपको सुनना है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ये जो लिखने वाला काम है, समझने के बाद आप अपने आप किया करो। सो दैट समझने के बाद जब आप खुद लिखोगे ना, खुद यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू आर्टिकुलेट, देन यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से चीज़ें लिखी जाती हैं, एंड यू विल इंक्रीज़ योर कैपेबिलिटीज़, राइट? सो दीज़ आर बोर्ड्स, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आप को एनहांस करें। सो दिस इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और यूक्लिड का जो डिवीज़न एल्गोरिथम है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब ये देखते हैं कि जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, उसके यूज़ क्या-क्या हैं? ठीक है, यूज़ क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का? एक तो ये होता है, सपोज़ करो किसी ने हमसे पूछ लिया 4 रेज़ टू द पावर n, ये कोई नंबर है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे n की वैल्यू अगर 1 होगी तो 4 हो जाएगा, 4 रेज़ टू द पावर 1 इज़ इक्वल टू 4। 4 रेज़ टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा, 4 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो अगर कोई हमसे पूछे, ये जो नंबर है, जो जेनेरिक वे में हमने रिप्रेज़ेंट किया है 4 रेज़ टू द पावर n, क्या कभी कोई n की वैल्यू ऐसी हो सकती है, जिसके लिए इज़ देयर अ वैल्यू ऑफ n, is there a value of n for which
4 raised to the power n could become divisible by 5, or it can generate a number which ends in 0। यानी कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है जिसको यहाँ पे रखने पे 4 रेज़ टू द पावर n पे रखने पर क्या हमें कोई ऐसा नंबर मिल सकता है जिसके अंत में 0 हो? जैसे 480, क्या कोई ऐसी वैल्यू मिलती है? या फिर 400 4800, कुछ भी ऐसा है? तो ये पता करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 4 रेज़ टू द पावर n में आप जो है 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 0 एंड में आए, राइट? तो 4 रेज़ टू द पावर n की बात बाद में देखना होगा आपको। आपको पहले ये देखना होगा कि 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि कोई एक ऐसा इंटीज़र हमें मिले जिसके एंड में 0 आता हो। जैसे 4 में सबसे जो नियरेस्ट है जिसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिसके एंड में 0 आएगा, जिसको डिवाइड करने पे जो नंबर आएगा उसके एंड में 0 होगा, वो है 5। 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 20 आएगा, और 20 का जो ये एंड में 0 है, ये आपको बता रहा है कि ये नंबर आपको मिलेगा, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो, राइट? अब आपको ये देखना है कि क्या आपका जो 4 है, 4 रेज़ टू द पावर n की बात कर रहे हो, n को आप छोड़ दो, सिर्फ 4 को देखो। 4 में क्या कहीं पे 5 आता है? जब आप 4 को 4 एक कंपोज़िट नंबर है, जब आप इसको ब्रेक करते हो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो इट बिकम्स 2 इंटू 2। आप इसको 2 इंटू 2 यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 2 लिखते हो। यहाँ पे कहीं पे भी 5 नहीं आता जब आप 4 को क्या करते हो? आप एक वैल्यू देते हो, राइट? तो जब आप 4 को एक वैल्यू जब आप 4 को कंपोजिट नंबर को जब आप प्राइम में ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, तो कहीं पर भी आपको 5 नहीं मिलता। तो इसका जब 5 मिलेगा ही नहीं, इसका फैक्टर ही 5 नहीं है कोई, तो इन दैट केस इसका कोई भी n की वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो कि इसको क्या करे, ऐसा नंबर दे सके जिसके एंड में 0 आता हो। ऐसा इंटीजर दे सके जिसके एंड में 0 आता हो। तो इस तरीके से आपको निकालना है, राइट? अगर कोई कहता है, सपोज़ कोई कहता है कि 6 रेज़ टू द पावर n, ठीक है? क्या n की कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है जिससे कि इसके एंड में, क्या n की वैल्यू कोई ऐसी आ सकती है जिससे कि इसके एंड में, लास्ट में आपका 2 आए, राइट? इसके एंड में 2 आए, राइट? तो आप 6 को क्या करोगे, 2 इंटू 3 पहले तोड़ोगे, तो 2 मिल गया हमें, राइट? तो 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसी को जब एंड में आए, तो 6 से किसको मल्टीप्लाई करोगे कि एंड में 2 आए? तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के 12 आएगा, राइट? इसलिए अगर आप इसको देखते हो 2 को, यहाँ पर आपको मिल जाता है 2, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिसको मल्टीप्लाई करने के आप बाद आपको एंड में 2 मिलेगा। अगर वो चीज़ आपके इसमें एक्सिस्ट करती है, वो कंपोज़िट नंबर अगर आपके इसके फैक्टर्स में एक्सिस्ट करता है, जैसे 6 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3, अगर ये इसमें एक्सिस्ट करता है, देन इन दैट केस हम कहते हैं कि हाँ, देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ n, n की कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जिसको अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करें, तो इट विल गिव मी क्या, एंड में एक ऐसा नंबर देगा जिसके एंड में जो लास्ट डिजिट होगी वो 2 होगी, राइट? ये आप करके देख सकते हैं। आई एम लीविंग इट अप टू यू, ठीक है? तो पहला यूज़ ये है। दूसरा यूज़ ये है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, यू कैन पुट अ कमेंट, राइट? दूसरी चीज़ ये है कि हाउ यू विल फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब जैसे मान लो हमारे पास 12 है और 30 है, हमें इसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, राइट? देन व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, 12 को तोड़ेंगे। 12 क्या होगा, 12 इज इक्वल टू, चलो लिख लेते हैं, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, विच मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। उसके बाद हम लिखते हैं 30, 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 15, विच मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है? यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 2 है, राइट? सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 हमारे पास आया है, 2 रेज़ टू द पावर 1, 3 एंड 5। तो जो कुछ भी हमें मिला है, राइट? जो कुछ भी हमें मिला है, जैसे 2 रेज़ टू द पावर 2 मिला है, तो जो कुछ भी इसमें कॉमन होगा, ठीक है? जो कुछ भी कॉमन होगा उसी को लेंगे। जैसे 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 इंटू 5 में जो कॉमन चीज़ है, ठीक है? वो क्या आ रही है? सबसे लीस्ट पावर वाला जो कंपोज़िट नंबर है वो क्या है? एक तो 2 हो गया, उसके अलावा जो कॉमन है इसमें क्या है? 3 है दोनों में, और 3 का सबसे लीस्ट वाला 3 ही है।
तो 2 इंटू 3 विच मीन्स 6। ठीक है, सबसे लीस्ट पावर वाला आप लोगे, सबसे लीस्ट पावर वाला, राइट। सबसे लीस्ट पावर वाली चीज लोगे, और दोनों में जो कॉमन होगी उन्हीं दोनों को लोगे, उन्हीं सबको लोगे जो कि दोनों में कॉमन हो। जैसे 5 दोनों में कॉमन नहीं था तो मैंने नहीं लिया, मैंने सिर्फ क्या लिया, सबसे लीस्ट पावर वाला जो था 2 था, उसको यहाँ ले लिया, दोनों में था। 2 दोनों में था, यहाँ भी था, यहाँ भी था। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 जब दोनों में है तो 3 को मैंने ले लिया, और इसकी लीस्ट पावर क्या है, 1 है, क्योंकि दोनों जगह पे 3 की एक ही पावर है। तो 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करेगा अगर आप देखें तो 6 है, क्योंकि 6 से आप 12 और 30, ये एक ऐसा नंबर है 6 जिससे आप 12 और 30 दोनों को ही डिवाइड कर सकते हो। ये बिगेस्ट नंबर है जिससे आप 12 और 30 दोनों को ही डिवाइड कर सकते हो। 2 भी है लेकिन 2 बिगेस्ट नहीं है, राइट। 2 से भी आप 12 और 30 को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, दोनों को ही डिवाइड करेगा, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। चलिए एक और फाइंड आउट करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम देखते हैं, एक लेते हैं हम 40 और एक लेते हैं 70, राइट। तो 40 को हमने लिया, 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, राइट। कितना हो गया, 2 रेज टू दी पावर 3, दो जो है 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर 1। अब हम आते हैं 70 पे। 70 को अगर आप करेंगे तो 2 इंटू 35, विच मीन्स 2 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 रेज टू दी पावर 1 इंटू 5 रेज टू दी पावर 1 इंटू 7 रेज टू दी पावर 1, राइट। तो अगर हम देखें तो सबसे लीस्ट पावर वाली दोनों में जो कॉमन हो, और सबसे लीस्ट पावर जो भी चीजें कॉमन हो, जैसे दो दोनों में कॉमन है, अगर आपने देखा तो दो दोनों में कॉमन है, 5 क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, दो की जो सबसे छोटी पावर है वो क्या है, दोनों में जो एग्जिस्ट कर रही हो वो 1 है, 2 रेज टू दी पावर 1। ठीक है, उसके अलावा 5 की सबसे छोटी पावर क्या है जो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, वो है 5 रेज टू दी पावर 1, दोनों में है। तो इट विल बिकम 5 रेज टू दी पावर 1, तो ये 2 इंटू 5 आपका हो जाएगा 10। सो 10 इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 40 एंड 70। तो 70 और 40 के बीच में इस तरीके से आप जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका यूज यहाँ पे होता है, जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लीस्ट कॉमन एलसीएम निकालने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अब हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे हम 40 और 70 दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो 40 का अगर आप करें तो 2 इंटू 20, राइट, 2 इंटू 5, राइट, 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 5। अब हम आते हैं 70, तो कितना था, 2 इंटू 7 इंटू 5, या 2 इंटू 7 इंटू 5, सही से 5 इंटू 7 लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। सो 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो दोनों में है, राइट, जैसे 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 रेज टू दी पावर 3। फिर उसके बाद 5 है, 5 की मैक्सिमम क्या पावर क्या है, 5 रेज टू दी पावर 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो इसमें बची हुई चीज़ भी लेते हैं। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप जो कॉमन नहीं था उसको नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन नहीं है ना, उसको भी ले लेंगे, उसकी पूरी पावर के साथ, राइट। 7 रेज टू दी पावर 1 है तो 7 रेज टू दी पावर 1 ले लेंगे, तो ये कितना हो गया, 8 इंटू 5 इंटू 7। सो 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 7 विच बिकम्स 280। ठीक है, तो 280 वो सबसे पहला नंबर होगा। लीस्ट काउंट मल्टीपल का क्या मतलब होता है, 280 वो सबसे पहला नंबर होगा जिसको 40 और 70 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद और भी नंबर होंगे, लेकिन सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, 280 होगा, जिसको 40 और 70 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है। ये लीस्ट कॉमन जो एलसीएम निकालते हैं उसका मतलब होता है। ठीक है, तो आपने ये निकाल लिया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं सो दैट आपको और क्लियर हो। एक आपके पास है 90 और एक आपके पास है सपोज 50। ठीक है, इन दोनों का हमें निकालना है। तो 90 बिकम्स 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 हुआ। तो 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2 इंटू 5। अब हम आते हैं 50 पे। ये आता है आपका 5 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 रेज टू दी पावर 1 इंटू 5 रेज टू दी पावर 2। ठीक है, सो अब आप देखो,
यहाँ पे 90 के लिए क्या आ गया? 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5। उसके बाद क्या आया? 50। 50 के लिए क्या आया? 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन वाला है पहले उसको देखते हैं, सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 के लिए क्या है सबसे बड़ी पावर? 2 रेज़ टू द पावर 1। उसके बाद क्या है? 3 हमें मिला, तो 3 दोनों में है नहीं, लेकिन फिर भी 3 एक जगह पर तो है, तो जो बचा हुआ है, जो नहीं है दोनों में कॉमन, उसको भी हम लेते हैं। तो 3 की सबसे बड़ी पावर के साथ उसको हम लेंगे 3 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 है, दोनों में कॉमन है, लेकिन फिर अगर कॉमन है तो सबसे बड़ी पावर वाला लेंगे, तो 5 रेज़ टू द पावर 2। तो 2 इंटू 9 इंटू 25, राइट? कितना हो गया? 2 9 ज़ा 18 इंटू 25। अब जरा इसको आप करके देखिए, 18 पच्चे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, तो 450 आया। तो 450 वो पहला नंबर होगा जो 90 और 50 दोनों से एक साथ डिवाइड किया जा सकता है, राइट? यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल का काम होता है, एलसीएम का काम यही होता है बताना, राइट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप अपने आप से लीस्ट कॉमन मल्टीपल और जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक निकालिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और सीखेंगे इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, जैसे कोई नंबर हमारा रेशनल है या नहीं, इर्रेशनल है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम प्रूफ करके देखेंगे। प्रूफ के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज़ हुआ था, थ्योरम। आई होप आपको थ्योरम का मतलब पता होगा, ठीक है? थ्योरम की डेफिनिशन आपको पता होनी चाहिए। थ्योरम होता क्या है? थ्योरम को हिंदी में कहते हैं प्रमेय, राइट? ये होता क्या है थ्योरम? जैसे हम किसी चीज़ को थ्योरम कह दें तो क्या है? थ्योरम क्या है? थ्योरम मीन्स ट्रुथ। कुछ ट्रुथ के बेसिस पे, कुछ सच्ची बातों के बेसिस पे एक नई सच्ची बात को निकालना। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, ये एक सच्ची बात है। फंडामेंटल ये ट्रुथ है। तो जो फंडामेंटल ट्रुथ है, ठीक है? उसके बेसिस पे कोई एक नया ट्रुथ निकाल लेना और उसको सामने रखना और उसको प्रूव कर देना कि हाँ, इट इज़ ट्रू बेस्ड ऑन द फंडामेंटल जो हमारे ट्रुथ हैं, उसके बेसिस पे, उसी को हम थ्योरम कहते हैं। जैसे सूरज जो है निकलता है पूरब से, ये हमारा फंडामेंटल ट्रुथ है। सूरज निकलता है पूरब से, इसलिए जो है उसको जो है फिर उसके बाद जो है हमारे दिन के काम शुरू होते हैं, राइट? तो अगर सूरज नहीं निकलेगा तो दिन के काम शुरू नहीं होंगे। सूरज निकलेगा तभी जो है क्लोरोफिल बना पाएँगे पेड़-पौधे, ठीक है? तभी पेड़-पौधे भोजन बना पाएँगे और तभी हमें भोजन मिलेगा, राइट? तो अगर कोई ये कहता है कि सूरज का प्रकाश ना मिलने की वजह से, कई दिनों से सूरज का प्रकाश ना मिलने की वजह से आपके अंदर, पेड़ों के अंदर विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, मिनरल्स की कमी हो सकती है, हो जाती है। तो ये क्या हो गया? ये एक थ्योरम हो गया। तो फंडामेंटल ट्रुथ के बेसिस पे जब आप कोई चीज़ सामने रखते हो, फंडामेंटल ट्रुथ को आप कंबाइन करते हो और कंबाइन करने के बाद एक नया प्रिंसिपल सामने रखते हो, देन दैट बिकम्स अ थ्योरम या सिद्धांत बन जाता है। उसको हिंदी में प्रमेय कहते हैं। ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आई होप आपने एन्जॉय किया होगा। अगर नहीं एन्जॉय किया है तो ही बताइए, एन्जॉय किया है तो ही बताइए। Because I would like to complete the entire course of class 10th मैथमेटिक्स एंड साइंस एज़ वेल, ठीक है? तो पहले मैथमेटिक्स खत्म होगी एंड देन आई विल स्टार्ट साइंस। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू।